कई घंटे बाद लूशांग ने ध्यान केंद्रित किया और जब उसके शरीर से मार्शल ऊर्जा निकल रही थी, हमारा लड़का नीले ग्रह की ओर उतरने लगा। हमारे लड़के की आंखें शांति से चमक रही थीं। 100 प्रकाश वर्ष दूर यामू तारा क्षेत्र की ओर अधिकारी लैन के साथ जाने से पहले उसे कुछ काम निपटाने के लिए अपने ग्रह पर लौटना था। जब लूशांग नीले ग्रह की ओर उतर रहा था तो उससे कुछ ही दूरी पर एक अंतरिक्ष यान था। यान के अंदर लैन था, अपनी बाहें पीठ के पीछे करके विचारों में खोया हुआ। उसका ध्यान लूशांग पर था और उसकी आंखें संदेह से चमकने लगीं। उसने अपने आदमियों को जहाज की सभी निगरानी प्रणालियों को सक्रिय करने का आदेश दिया। उन्हें नीले ग्रह से लूशांग पर 24 घंटे बिना आराम के निगरानी रखनी थी, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह एक पल के लिए भी उनकी नजरों से ओझल न हो। गंभीर भाव से वह अपने आदमियों की ओर मुड़ा, उन्हें गौर से देखने लगा और श्वेत धुंध तारा क्षेत्र के बारे में बताया। फिलहाल वे धोखा खा चुके थे, लेकिन वे अपनी सतर्कता कम नहीं कर सकते थे। वह जहाज के नियंत्रण कक्ष में था और सिस्टम का निरीक्षण करते हुए उसने उनसे कहा कि अगर श्वेत धुंध क्षेत्र से कोई अजीब हरकत दिखाई दे तो उसे तुरंत सूचित करें। इसके अलावा उसने लैन चांग और झाओलिन पर कड़ी निगरानी रखने का आदेश दिया और सभी को सतर्क रहने को कहा। उसके आदमियों ने उसके सामने सिर झुकाकर सिर हिलाया। आत्मविश्वास भरी निगाहों से उसने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह जानता था कि अगर लूशांग उनके साथ लौटकर यामू स्टार जोन में अपनी पहचान दर्ज कराता है तो यह उसके लिए बहुत बड़ा पुण्य होगा। कुछ घंटों बाद लूशांग अपने परिवार की हवेली के सामने धीरे से उतरा। वह एक तरफ देखने लगा और किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा, जिससे वह उत्सुक हो गया। उसके परिवार की हवेली से कुछ ही दूरी पर 3 बुजुर्ग चुपचाप चीनी शतरंज खेल रहे थे। लूशांग ने उन्हें ध्यान से देखना शुरू किया और उसे एहसास हुआ कि इस रिहायशी इलाके में कम से कम 40 ग्रैंड मास्टर्स हैं। कुछ ही दूरी पर एक सुरक्षा गार्ड उस इलाके पर नजर रख रहा था। एक महिला खरीदारी कर रही थी और एक बूढ़ा आदमी टहल रहा था। हमारे लड़के को जल्दी ही समझ आ गया कि इस इलाके में 20 से ज्यादा लेवल 8 के विशेषज्ञ और 2 मार्शल संत भी थे, जो सभी भेष बदलकर घूम रहे थे। जब उसकी आंखें शांति से चमक रही थीं, लूशांग ने दरवाजे पर हाथ रखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसे पूरा यकीन था कि यह पूरे नीले ग्रह पर सबसे ज्यादा युद्ध शक्ति वाला इलाका होगा। उसने मान लिया कि वे उसके परिवार की रक्षा के लिए अपनी पहल पर आए हैं और उसे यह बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। एक दयालु मुस्कान के साथ लूशांग ने विला का दरवाजा खोला और अपने आगमन की घोषणा की। उसकी बहन का ध्यान उस पर गया और उसकी आंखें आश्चर्य से चमक रही थीं। फिर भी उसने मुस्कुराते हुए युद्ध के देवता का अभिवादन किया। लूशांग ने उसे शांत दृष्टि और मौन से देखना शुरू कर दिया। अपने बेटे को वापस आते देखकर मां की आंखें चिंता से चौड़ी हो गईं। उसने अपने हाथ अपनी छाती पर रखे और पूछा कि क्या वह ठीक है। सिगरेट पीते हुए पिता ने गंभीर भाव से लूशांग से पूछा कि क्या हुआ था और मांग की कि वह उनके साथ ईमानदार रहे, क्योंकि वे इसे संभाल सकते हैं। उसके परिवार की आंखें उत्साह और जिज्ञासा से चमकने लगीं। सभी लूशांग के जवाब का इंतजार कर रहे थे। उनके भाव देखकर लूशांग की आंखें उलझन में चौड़ी हो गईं। वह चुपचाप सोचने लगा, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। मुस्कुराते हुए लूशांग ने अपनी मुट्ठी दिखाते हुए उन्हें बताया कि अब वह उनसे कुछ भी नहीं छिपाएगा। हमारे लड़के ने एक कहानी गढ़ी जिससे पता चला कि वह वास्तव में सोल स्ट्रीट का सुपर साई राजकुमार था। उसने बताया कि जब वह 3 साल का था तो उसके घर पर शक्तिशाली दुश्मन स्ट्रॉ हैट ने हमला किया और उसे नष्ट कर दिया। शरण लेने के लिए उसने इस ग्रह पर पुनर्जन्म लिया और उन्हें अपना परिवार चुना। अब उसकी युद्ध क्षमता पूरी तरह जागृत हो चुकी थी और वह सोल स्ट्रीट पर लौटने वाला था ताकि सब कुछ फिर से बना सके और सुपर साइन का गौरव पुनः प्राप्त कर सके। जब उसकी आंखें आत्मविश्वास से चमक रही थीं, लूशांग ने अपने अंगूठे से खुद की ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा कि उसे यात्रा के लिए अभी भी कुछ पैसों की जरूरत है। उसने उनसे 5-5
1,000 रुपये जमा करने को कहा और वादा किया कि बदला लेने के बाद वह उन्हें इस ग्रह का मेयर घोषित करेगा। उसका परिवार चुपचाप उसकी कहानी सुनता रहा। उनकी आंखें भ्रम और आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लू शांग की बात पर विश्वास करें या नहीं। लू शांग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मुस्कुराते हुए बताया कि यह एक मजाक था। उसने स्पष्ट किया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह युद्ध का देवता है या नहीं, क्योंकि आखिरकार वह तो उनका बेटा ही था। और उसने सुझाव दिया कि वे पहले खा लें, क्योंकि वह पहले से ही भूखा था। लू शांग और उसका परिवार खाना खाने बैठ गए। मां ने तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। हमारा बेटा हाथ बढ़ाकर मुस्कुराते हुए उनसे बातें करने लगा। उसने विस्तार से बताया कि इन वर्षों में उसने क्या अनुभव किया और उसने कुछ समय के लिए अंतरिक्ष में जाने की योजना बनाई। हालांकि उसने केवल इन माओं का ही जिक्र किया था। चुपचाप बोलते हुए मां, पिता और बहन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उनके जबड़े खुले के खुले रह गए। चिंतित निगाहों से बहन यह देखने लगी कि लू शांग को बुखार तो नहीं है। वह उलझन में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लू शांग सचमुच उसका बड़ा भाई है, दुनिया का सबसे अच्छा मार्शल आर्टिस्ट, लेवल 9 के मार्शल संत से भी ज्यादा ताकतवर है लू। शांग ने आंखें बंद कर लीं और चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। पिता ने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान फैल गई। उसने कहा कि उसका बेटा सचमुच युद्ध का देवता है और अपनी पत्नी की ओर मुड़कर कहा कि उनके लू पूर्वजों की कब्र से सिर्फ धुआं नहीं निकल रहा था, बल्कि रॉकेट दागे जा रहे थे। मां की आंखें राहत से चमकने लगीं और मुस्कुराते हुए उसने अपने बेटे को सावधान रहने को कहा। यह सुनकर लू शांग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और खुशी से सिर हिलाया। दिन का समय था और नीले ग्रह पर कहीं ड्रैगन साम्राज्य का नागरिक मामलों का कार्यालय था। कई घंटे बाद खुशभाव से लू शांग ने स्नोई का हाथ पकड़ा और कार्यालय से बाहर चली गई। वह हमारे लड़के की आंखों में देखने लगी और उसके साथ फिर से होने की खुशी से खुद को रोक नहीं पाई। शांत दृष्टि से लू शांग उसकी ओर मुड़ा और बताया कि आज जश्न मनाने का दिन है। स्नोई की आंखें प्यार से चमक रही थीं, लेकिन उलझन भरे भाव से उसने पूछा कि लू शांग का क्या मतलब था। हमारा लड़का अपना बटुआ दिखाने लगा और उसे बताया कि वह जवाब जानते हुए पूछ रही थी। आज वह दिन था जब इस ग्रह का सबसे ताकतवर आदमी अपनी शादी का पंजीकरण कराएगा। यह सुनकर उसने अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया और हंसे बिना नहीं रह सकी। लू शांग ने उसकी बाहों को पकड़ लिया और प्यार से चमकती आंखों के साथ उसने बताया कि आज वह आधिकारिक तौर पर अंतरिक्ष में कदम रखेगा। उसने उससे वादा किया कि वह जल्द ही लौटेगा और अगली बार जब वे मिलेंगे तो औपचारिक रूप से शादी का जश्न मनाएंगे। स्नोई चुपचाप लू शांग की सुंदरता पर विचार करने लगी। उसने उसे गले लगाया और खुशी से फूली नहीं समा रही थी। लू शांग ने उसे एक कम्युनिकेटर दिया और मुस्कुराते हुए बताया कि यह फाल द्वारा दिया गया नया उपकरण है। इसकी बैटरी कई सालों तक चलती है और वे बाद में बात करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसने अपना हाथ बढ़ाया और कम्युनिकेटर पकड़ लिया। बिना समय गंवाए लू शांग ने उसकी ओर पीठ कर ली और गंभीर निगाहों से उस अंतरिक्ष की ओर उड़ने लगा जहां लैन का अंतरिक्ष यान था। स्नोई चुप रही। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और चिंतित निगाहों से हमारे लड़के से वादा करने को कहा कि वह सही सलामत लौटेगा। उसी समय अंतरिक्ष में सिल्वर बर्ड यान था। कुछ ही देर बाद लू शांग को यान पर टेलीपोर्ट कर दिया गया। यह देखकर कि हमारा लड़का आ गया है, लैन खुशी से फूली नहीं समा रही थी। जहाज बहुत बड़ा था। अंदर एक पूरा शहर था। लैन और लू शांग शहर में टहलने लगे। लैन ने अपना हाथ बढ़ाया और शांत दृष्टि से बताया कि यह जहाज के अंदर का शहरी केंद्र है। लू शांग उत्सुक भाव से उस जगह पर विचार करने लगा। मुस्कुराते हुए उसने बताया कि अंदर का स्थान बहुत बड़ा है। यह विज्ञान कथा का हकीकत में बदलना था। वह जानता था कि अगर वह सोशल मीडिया पर कोई तस्वीर अपलोड करेगा तो वह वायरल हो जाएगी। उसी क्षण लैन ने अपनी उंगलियां चटकाईं। लू शांग और लैन जहाज पर किसी दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो गए। आत्मविश्वास भरी निगाहों से
लैन ने अपने हाथ बढ़ाए और अपनी शक्तियों से 2 वाइन ग्लास और 1 बोतल वाइन प्रकट की। उसने हमारे लड़के को अपने ग्रह की एक खास वाइन, सीबकथॉर्न वाइन, छकने के लिए बैठने को कहा। उसने बताया कि उसे देखना खुद को अतीत में देखने जैसा था। अपने ग्रह से निकलते ही लू शांग ने उसकी बात मानने का फैसला किया और बैठ गया। लू शांग की आंखें आश्चर्य से चमक रही थीं। तभी उसने शराब का गिलास उठाया और लैन से पूछा कि क्या वह भी व्यवस्था का न्यायाधीश होने के नाते किसी निम्न स्तरीय संसाधन ग्रह से आया है। लैन ने शराब के गिलास का एक घूंट लिया और मुस्कुराते हुए बताया कि उसका ग्रह संसाधन ग्रह से भी कहीं बदतर था। यह एक चौथे स्तर का युद्ध ग्रह था जो 3000 साल से भी पहले हुए युद्धों में राख हो गया था। लू शांग ने गंभीर भाव से शराब का गिलास मेज पर रख दिया और माफी मांगी। लैन ने हाथ हिलाते हुए कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि युद्ध क्षेत्र बने ग्रह का यही तो होना है। उसने आगे कहा कि वह भाग्यशाली है, क्योंकि स्थिति बिगड़ने से पहले ही यमु ग्रह के क्षेत्र ने नागरिकों को निकालने की योजना शुरू करने में मदद की थी। लू शांग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, क्योंकि वह यही चाहता था। लैन लू शांग को घूरने लगा और एक गंभीर नजर से उसने बताया कि हर कोई पलायन नहीं कर सकता। उन्होंने बताया कि केवल संघीय नागरिक के रूप में पंजीकृत लोग ही पात्र हैं और इसके लिए आवश्यक शर्तें हैं कि उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड न हो, उनका पावर लेवल 9 से ऊपर हो और उनमें विकास की कुछ संभावनाएं हों। तभी कोई पंजीकरण करा सकता है। लू शांग ने वाइन का गिलास पकड़ा और उसका मन उलझन में पड़ गया। उसने सवाल किया कि क्या लेवल 9 या उससे ऊपर की आवश्यकता बहुत ज्यादा है और पूछा कि क्या स्वतंत्र रूप से प्रवास करना संभव है। लैन ने कल्पना करना शुरू कर दिया। कई गुलामों के साथ उसने उंगली उठाकर समझाया कि यह संभव है, लेकिन उस क्षेत्र के सभी रहने योग्य ग्रह पहले से ही पंजीकृत हैं। 1 या 2 लोगों की आवाजाही मायने नहीं रखती थी, लेकिन अगर 5000 से ज्यादा लोग हों तो संघ से अनुमति जरूरी थी, वरना अंतरतारकीय न्याय विभाग हर साल 10 अरब से ज्यादा खानाबदोश तारों को गिरफ्तार करता था और उन्हें जबरन मजदूरी के तौर पर ग्रहों से लड़ने या संसाधन जुटाने के लिए भेज देता था। लू शांग यह देखकर थोड़ा हैरान हुआ कि यह कितना तानाशाही था। लैन ने हाथ बढ़ाकर बताया कि ब्रह्मांड में सभी जीवित प्रजातियों के व्यवस्थित प्रजनन को बनाए रखने के लिए यह एक जरूरी उपाय है। उसने तर्क दिया कि अगर हर बार एक रहने योग्य ग्रह के नष्ट होने पर उसके निवासी किसी दूसरे ग्रह पर आक्रमण कर दें तो ब्रह्मांड अराजकता, पागलपन और पूरी तरह से अव्यवस्था में डूब जाएगा। लू शांग ने अपना हाथ अपनी ठुड्डी पर रखा और उत्सुकता से चुपचाप सोचने लगा। फिर हमारे लड़के ने पूछा कि एक रहने योग्य ग्रह खरीदने में कितना खर्च आता है। लैन का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया और उसने बताया कि उसका ग्रह अभी भी एक संसाधन ग्रह है जहां जानवरों का आक्रमण अभी शुरू ही हुआ है, और उसने पूछा कि वह अभी से वहां से जाने के बारे में क्यों सोच रहा है। उसने आगे बताया कि एक निम्न स्तरीय रहने योग्य ग्रह की कीमत केवल कुछ 100 मिलियन काले सिक्के हैं, जबकि थोड़ा अधिक उन्नत ग्रह की कीमत कई अरब तक हो सकती है। लू शांग कुछ उलझन में था। शांत दृष्टि से लैन ने समझाया कि उन्नत से उसका मतलब ऐसे ग्रह से है जो स्तर 9 या उससे ऊपर के मार्शल कलाकारों को जन्म दे सके। उसने आगे कहा कि जो ग्रह उस स्तर के मार्शल कलाकारों को पैदा करने में असमर्थ है वह विनाश से एक कदम दूर है। लैन ने अपनी उंगली से लू शांग की ओर इशारा किया और आत्मविश्वास से भरे भाव से स्पष्ट किया कि उसके लिए यह काफी संभव है। उसने समझाया कि उसमें अपार क्षमता है और अगर वह स्तर 11 तक पहुंच जाता है तो वह एक महान कुलीन बन सकता है और बिना पैसे खर्च किए उसी क्षण अपना ग्रह क्षेत्र प्राप्त कर सकता है। हालांकि उसे वार्षिक करों का भुगतान करना होगा, लेकिन किसी शक्तिशाली व्यक्ति के लिए ये राशियां कोई मायने नहीं रखती। यह सुनकर लू शांग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या सुना था। उसकी आंखें आत्मविश्वास से चमकने लगीं। मुस्कुराते हुए
उसने लैन को स्पष्टीकरण के लिए धन्यवाद दिया, यह महसूस करते हुए कि दुनिया के बारे में उसकी समझ अभी भी बहुत सीमित है। दोनों ने टोस्ट बनाया। लूशांग ने शराब का घूंट लिया, ये सोचते हुए कि जब उसे एक क्षेत्र मिलेगा तो वह अपने परिवार को एक ग्रह पर रहने देगा, ड्रैगन साम्राज्य के एक प्रांत के लोगों को दूसरा क्षेत्र देगा और बाकी को एक ही क्षेत्र में ठूंस देगा। उसे यह विचार बिल्कुल शानदार लगा। यह वीडियो समाप्त होता है।